नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। हम वैदिक सभ्यता पढ़ रहे थे और वैदिक सभ्यता में हमने राजनीतिक जीवन प्रारंभ कर दिया था और बस उसी क्लास को हम आज कंटिन्यू रखेंगे। आशा करता हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा सब कुछ और आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। मुझे नहीं लगता कि क्या हो रहा है इस वैदिक सभ्यता वाली क्लास पे। लोग देख ही नहीं रहे हैं, व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं। क्या बात है भाई, कहाँ चले गए हो आप लोग? कुछ यदि कंटेंट में और टीचिंग मेथड में यदि कुछ परिवर्तन करना है विद्यार्थियों तो आप ज़रूर कमेंट करें और जो भी परिवर्तन होगा वो मैं अवश्य करूँगा। और अपने यार दोस्तों से कहो और क्लासों को शेयर करो और आप सब्सक्राइब बढ़वाओ भाई, आप ही का चैनल है ये। और आप यदि सब्सक्राइब नहीं बढ़वाओगे तो फिर मेरा क्या होगा ना। अब आपकी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए ये काम करना मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। आपका यदि मैंने आपसे ये वादा किया है कि स्कूल व्याख्याता का पाठ्यक्रम पूरा करवाऊंगा तो मैं अवश्य करवाऊंगा। मैं संडे की भी छुट्टी नहीं करता क्योंकि मुझे पता है कि समय कम है और पाठ्यक्रम बहुत अधिक है और एग्ज़ाम का कोई भरोसा नहीं है। वैसे अभी वैकेंसी आई नहीं है, कब एग्ज़ाम हो अभी कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी हम जितना जल्दी हो सके पाठ्यक्रम पूरा करेंगे ताकि जितना जल्दी पाठ्यक्रम हमारा पूरा होगा उतना ही अधिक हम रिवीजन कर पाएंगे और जितना अधिक रिवीजन कर पाएंगे सफलता के उतने ही करीब हम होंगे। इसलिए मैं रोज़ की 2 क्लास दे रहा हूँ, मतलब दे रहा हूँ, इसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। आजकल एक क्लास में जो है साक्षात्कार सीरीज की भी डालता हूँ। आप सभी से ये निवेदन रहेगा मेरा कि आप साक्षात्कार सीरीज वाली क्लास को भी देखें और उसमें मैं जो भी बात बताऊं उसको आप पेन कॉपी लेकर बैठा करें और वहाँ से भी चीज़ों को है जो नोट डाउन करें, क्योंकि कई बार वहाँ से भी सवाल आपको है जो एक आधा सवाल देखने को मिल सकता है और अब नहीं तो आगे असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट जैसे एग्जाम में तो देखने को पक्का मिलेगा, है ना। इसलिए आप वहाँ से भी 10-15 मिनट की क्लास होती है, उसको तो आराम से आप देख सकते हैं। सुन तो जरूर ही लेना यदि आप लिख नहीं पाओ तो, ठीक है। चलो हम आते हैं राजनीतिक जीवन पर। जब ऋग्वैदिक काल का राजनीतिक जीवन हम पढ़ेंगे आज, है ना। कल भी हमने पढ़ा था ऋग्वैदिक काल का राजनैतिक जीवन, ठीक है। ऋग्वैदिक काल का राजनैतिक जीवन, ठीक है। इसमें हम प्यारे साथियों कल कुछ देख चुके थे हम। आज हम इसका कल जो है प्रशासन का स्तरीकरण देख चुके थे। आज हम देखेंगे इसकी प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी। आखिर ये यहाँ पे राज व्यवस्था थी या गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। 2 ही मत अधिकतर यहाँ पे चलते हैं। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि यहाँ की जो व्यवस्था थी वो राजतंत्रात्मक थी और कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पे जो व्यवस्था थी वो गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, ठीक है। तो जो लोग इसकी व्यवस्था को राजतंत्रात्मक मानते हैं वो कुछ इस प्रकार का तर्क देते हैं कि जो ऋग्वेद में हमें जो शब्दावली मिलती है, जैसे राजा शब्द मिलता है, राजन मिलता है, जनस्य गोपा मिलता है, इसके अलावा पुरभेदता मिलता है, ये जो शब्द हैं ये सीधे राजतंत्र की ओर इंगित करते हैं, क्योंकि राजा राजतंत्र में ही होगा। जनस्य गोपा, जन का शासक, जन का मालिक, एक प्रकार से जनस्य गोपा का मतलब होता है जन का रक्षक, और जन का रक्षक कौन होता है? राजा होगा। इसके अलावा पुरभेता, पुरभेता शब्द का अर्थ होता है पुरों को भेदने वाला। पुरों मतलब दुर्गों का भंजन करने वाला, दुर्गों का नाश करने वाला, पुरभेता ऐसा शब्द मिलता है। इसके अलावा और कुछ अन्य शब्दावली भी मिलती है, जैसे सहस्त्र द्वार वाले राजप्रसादों का उल्लेख मिलता है, यानी कि हजारों द्वार वाले राजप्रसाद। कितना विशाल भवन रहा होगा जिसमें 1000 द्वार हो। ये हजारों स्तंभों वाले राजप्रसाद की भी बात ऋग्वेद में मिलती है ना। तो ये जो शब्दावली है वो सीधा ये इंगित करती है कि ऋग्वैदिक काल में राज व्यवस्था रही होगी। सॉरी। तो ये बात मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक पॉइंट जमा के, और फिर हम आगे की बात करेंगे कि राजनीतिक व्यवस्था, राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी तो फिर उसमें राजा होता था, राजा के क्या कर्तव्य होते थे,
और उन कर्तव्यों को राजा किस प्रकार से पूरा करता था। ठीक है विद्यार्थियों, आप समझ गए होंगे राजतंत्रात्मक व्यवस्था को। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, 1 नंबर पे हम हेडिंग डालेंगे राजतंत्रात्मक व्यवस्था। 1 नंबर हम डाल देते हैं और यहाँ पे लिखेंगे राजतंत्रात्मक व्यवस्था, है ना, राजतंत्रात्मक व्यवस्था। अब इसमें हम लिखते हैं कि ऋग्वैदिक काल में कैसी व्यवस्था थी, इसके बारे में मतभेद है ना। हम यहाँ पे लिखेंगे कि कुछ लोगों का मानना है कि, कुछ विद्वानों का लिखेंगे हम, कुछ विद्वानों का मानना है कि ऋग्वैदिक काल में कुछ विद्वानों का मानना है कि ऋग्वैदिक काल में राजतंत्रात्मक व्यवस्था रही होगी, क्योंकि ऋग्वेद में निम्नलिखित शब्दावली मिलती है, निम्नलिखित शब्दावली मिलती है ना, क्योंकि ऋग्वेद में निम्नलिखित शब्दावली मिलती है। तो देखो क्या शब्दावली मिलती है, जैसे मैं यहाँ पे जैसे लिख देता हूं, जैसे एक तो मिलता है शब्द राजा, है ना। मैं यहाँ पे कलर थोड़ा सा बदल लेता हूँ, थोड़ा ठीक रहेगा। ठीक है, जैसे एक तो मिलती है राजा, है ना, दूसरा मिलते हैं राजन, ये तो लगभग सेम सी है। जनस्य गोपा, पुरभेता है ना, पुरभेता आदि, एक तो ये मिलती है पुरभेता। ठीक है, इनका देखो अर्थ क्या होता है, इनका जो अर्थ होता है, जैसे राजा राजन का तो सीधा ही निकल रहा है। जनस्य गोपा का अर्थ होता है जन का रक्षक, इसका अर्थ क्या होता है, जन का रक्षक, है ना। और जन के रक्षक का मतलब क्या हुआ, राजा ही हुआ, जन का जो रक्षक था, क्योंकि जन क्या थी, ऋग्वैदिक काल की सर्वोच्च प्रशासनिक इकाई जन थी, और सबसे छोटी कुल थी, है ना, सबसे छोटी कुल और सबसे बड़ी जन थी। और जन का रक्षक कौन होता था, जनस्य गोपा। ऐसे ही पुरभेता का अर्थ होता है पुरों का भंजन करने वाला, है ना। पुरभेता कौन होता है, पुर यानी दुर्गों का भंजन यानी नाश, तोड़ने वाला, गिराने वाला ना, दुर्गों का भंजन करने वाला। वैसे पुरंदर शब्द का अर्थ भी यही होता है, पुरों का रंधन करने वाला, पुरों को नष्ट करने वाला, दुर्गों को नष्ट करने वाला। वो इंद्र के अर्थ में लिया गया, इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन पुरभेता राजा के लिए इस्तेमाल किया गया है, ध्यान रखना, है ना। इस प्रकार की शब्दावली मिलती है। इसके अलावा ऋग्वेद में जो हमें सहस्त्र द्वार वाले राजप्रसादों का भी उल्लेख मिलता है ना, तो मैं दूसरा फैक्ट यहाँ पे लिखना चाहूंगा, दूसरी बात मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा, ऋग्वेद में सहस्त्र द्वारों वाले राजप्रसाद का उल्लेख होना, राजप्रसादों का
उल्लेख होना, है ना। और सहस्रों राजप्रसाद, सहस्रों द्वार वाले व सहस्र स्तंभ वाले, दोनों ही मिलते हैं ना, सहस्र स्तंभ, सहस्र स्तंभ वाले राजप्रसाद, वाले राजप्रसादों का उल्लेख होना, है ना। तो ये बातें जो हैं प्यारे विद्यार्थियों, ये सीधा इंगित करती हैं कि ऋग्वैदिक काल में और राजतंत्रात्मक व्यवस्था रही होगी। ठीक है, अब देखो राजतंत्रात्मक व्यवस्था रही होगी, राजा रहा होगा, तो राजा का चुनाव कैसे किया जाता था। तो हम देखते हैं कि कल मैंने आपको बताया भी था पिछली क्लास में कि जो राजा होता था वो आरंभ में तो जनता के द्वारा, और जो समिति होती थी, अभी हम पढ़ेंगे समिति को, समिति के माध्यम से, और जनता चुनती थी राजा को आरंभिक समय में। लेकिन कालांतर में राजा जो है वो आनुवांशिक हो गया था, क्योंकि ऋग्वेद में कुछ वंशावलियां भी हमको देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो उन वंशावली के आधार पर हम कहते हैं कि जो राजा है वो आनुवांशिक बाद में हो गया था। लेकिन इस बात को मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा, कल हम लिख चुके हैं। और हम बात करें अब राजा के आखिर कर्तव्य क्या थे। जब राजा था तो राजा के कर्तव्य क्या थे, तो मैं बताऊं आपको, इस समय जो राजा था वो भूमि का मालिक न होकर और केवल कबीले का मालिक होता था, है ना। कहने का मनुष्य के ऊपर ही वो शासन करता था, भूमि के ऊपर शासन नहीं करता था। क्योंकि पूर्व वैदिक काल में या ऋग्वैदिक काल में जो मनुष्य है वो अभी इतने व्यापक पैमाने पर खेती नहीं करने लगा था कि वो एक जगह स्थायी निवास के रूप में रहे, क्योंकि वो कबीले के रूप में रहता था और भटकता रहता था। तो इसलिए इस समय जो राजा था वो केवल मनुष्यों का ही राजा था, कबीले का राजा था। और कबीले का राजा था तो उस कबीले की रक्षा करना इसका परम कर्तव्य था। और जहां कबीला रह रहा है वहां पे शांति व्यवस्था बनाए रखना इसका कर्तव्य था, है ना। तो कबीले के लोगों की रक्षा करने के लिए इसे भले ही युद्ध करना पड़े तो वो युद्ध भी करता था, और आंतरिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी यह जिम्मेदार था, है ना। तो राजा के दो कर्तव्य प्रमुख रूप से हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं, इस समय समाज कबीलाई था, है ना। ये बात हम लिखेंगे। वैसे मैं कल की क्लास में बता चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा लिखना चाहूंगा। इस समय समाज कबीलाई था, राजा कबीले का राजा होता था, कबीले का राजा होता था, न कि भौगोलिक क्षेत्र का, न कि भौगोलिक क्षेत्र का, भौगोलिक क्षेत्र का। इस समय राजा के दो प्रमुख कर्तव्य थे। इस समय राजा के दो प्रमुख कर्तव्य थे। वो कौन कौन से कर्तव्य थे? देखिए, पहला मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो पहला तो था कबीले के लोगों की रक्षा करना, है ना। कबीले के लोगों की रक्षा करना, कबीले के लोगों की रक्षा करना, व युद्ध करना, है ना। कबीले के लोगों की रक्षा करना व युद्ध करना। और दूसरी बात मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ विद्यार्थियों कि कबीले की आंतरिक व्यवस्था बनाए रखना, है ना। कबीले में आंतरिक व्यवस्था बनाए रखना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दूसरा, कबीले
में आंतरिक व्यवस्था बनाए रखना। ठीक है, कबीले में आंतरिक व्यवस्था बनाए रखना, ये दो प्रमुख कार्य थे राजा के। और इन दो प्रमुख कार्यों को करने के लिए राजा के सहयोग के लिए कुछ अधिकारियों का उल्लेख भी ऋग्वेद में मिलता है। प्रमुख रूप से 3 अधिकारियों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है जिन्हें रत्नी कहा जाता था। उन 3 अधिकारियों का नाम था, एक था पुरोहित, दूसरा था सेनानी और तीसरा था ग्रामणी, है ना। पुरोहित, सेनानी और ग्रामणी, है ना। तो मैं यहाँ पे एक बात और लिखना चाहूंगा सॉरी, ये लिखना चाहूंगा मैं यहाँ पे कि राजा के इन कर्तव्यों को पूरा करने के लिए ऋग्वेद में कुछ राजा के इन कर्तव्यों को पूरा करने के लिए ऋग्वेद में कुछ अधिकारियों की चर्चा की गई है। ऋग्वेद में 3 प्रमुख अधिकारियों की या का उल्लेख किया गया है, जो राजा को सहयोग प्रदान करते थे, जिन्हें रत्नी कहा गया है, जिन्हें रत्नी कहा गया है। वे निम्न थे, है ना। वे निम्न थे, कौन कौन थे? राजपुरोहित थे, एक सेनानी था, और एक था ग्रामणी। ठीक है, ये 3 थे विद्यार्थियों जिनका नाम प्रमुख रूप से मिलता है। अन्य भी नाम मिलते हैं लेकिन ऋग्वेद में ये 3 नाम प्रमुख रूप से मिलते हैं और इन तीनों को रत्नी कहा गया है। देखिए, हम जब उत्तर वैदिक काल में जाएंगे ना, तो उत्तर वैदिक काल में हमें 12 रत्निनों का उल्लेख मिलता है, लेकिन यहाँ पे 3 रत्निनों की बात करते हैं। कई किताबें तो ऐसा नहीं लिखती कि ये इन्हें रत्नी कहा जाता था, लेकिन एक किताब में हरिशंकर शर्मा निकी चतुर्वेदी जी में स्पष्ट लिखा है कि ऋग्वेद में 3 अधिकारियों का जिक्र मिलता है जिन्हें रत्नी कहा जाता था, और ये राजा के विशेष सहयोगी होते थे। इसके अलावा कुछ अन्य पदाधिकारियों का भी जिक्र मिलता है ना। तो इनके बारे में डिटेल से हम अभी पढ़ते हैं कि इनका क्या काम था, ये मतलब क्या क्या काम करते थे, ठीक है, कैसे सहयोग करते थे राजा का। आप इसका स्क्रीनशॉट लें या इसे उतार लें। मैं अगली स्लाइड पे आता हूं, ठीक है, मैं इसको मिटाता हूं, ठीक है। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं। तो हम अभी राज व्यवस्था पढ़ रहे हैं विद्यार्थियों, और जो अब इसमें जो प्रमुख अधिकारियों का जो जिक्र मिलता है, इसमें जो राजपुरोहित है ना, ये बड़ा गजब का आदमी था, और संभवतः ये राजा के जो राज परिषद टाइप की होती थी उसका ही कोई व्यक्ति रहता था, है ना। और ये जो राजपुरोहित था, ये राजा का गुरु, राजा का पथ प्रदर्शक, राजा का मित्र और राजा का प्रमुख अधिकारी होता था। देखिए, मैं 1 नंबर पे यहाँ पे लिखना चाहूंगा, इसको भी मिटाई देते हैं, क्या है, राजतंत्रात्मक व्यवस्था को भी,
और 1 नंबर पे आप प्रमुख अधिकारियों में 1 नंबर पे हम पढ़ेंगे पुरोहित को, है ना, पुरोहित। ठीक है, पुरोहित के बारे में हम पढ़ेंगे विद्यार्थियों। देखिए पुरोहित की बात क्या है, सबसे पहले तो मैं इसमें लिखूं कि यह राजा का जो है मित्र होता था, राजा का गुरु होता था, राजा का पथ प्रदर्शक होता था और राजा का खास अधिकारी होता था, प्रमुख अधिकारी होता था, है ना। तो ये बात हम लिखेंगे यहाँ पे। यह राजा का मित्र, शिक्षक व पथ प्रदर्शक होता था। ठीक है, यह राजा का मित्र होता था, शिक्षक होता था, पथ प्रदर्शक होता था। इसके अलावा मैं बात करूं पुरोहित की तो यह जो था राजा का खास अधिकारी होता था। यह राजा का खास या प्रमुख अधिकारी होता था, यह राजा का खास या प्रमुख अधिकारी होता था। ठीक है, इसके अलावा ये इसका जो काम होता था ना विद्यार्थियों, वो ये था कि हमेशा राजा का ये सहयोग करता था, राजा को सलाह देता था, है ना, धार्मिक कार्यों में राजा को सलाह देने का जो काम करता था वो यह करता था। इसके अलावा ये जो था, जब राजा युद्ध करने जाता था तो ये साथ में जाता था राजा के, और युद्ध में विजय की कामना भी यह करता था। ठीक है, राजा में जो है वो युद्ध में राजा के विजय की कामना भी करता था, है ना, सलाह देता था धार्मिक कार्यों में। और जो पुजारी होता था वो इसका सहयोगी होता था, है ना, पुजारी जो होता था वो इसका सहयोगी होता था। ठीक है, तो ये सारी इसकी प्रमुख विशेषताएं थी। कुछ राजपुरोहितों के नाम भी मिलते हैं, जैसे वशिष्ठ है, विश्वामित्र जी है, उनके बारे में हम देखने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा ये इसका काम क्या होता था। देखिए यह धार्मिक कार्य संपादित करता था, धार्मिक कार्य संपादित करता था। ठीक है, यह धार्मिक कार्य संपादित करता था। इसके अलावा मैं बात करूं तो राजा के साथ युद्ध में राजा के साथ रहता था, युद्ध में राजा के साथ रहता था, युद्ध में राजा के साथ रहता था। वे विजयी हेतु प्रार्थना करता था, वह विजयी हेतु प्रार्थना करता था। ठीक है, तो एक बात हो गई, ये तय है ना, करता था। ठीक है, और जो पुजारी होता था वो इस पुरोहित का सहायक होता था ना, पुजारी इसका सहायक होता था, पुजारी जो होता था वो इसका सहायक होता था। तो ये सारी विशेषताएं थी पुरोहित की। कुछ पुरोहितों के नाम मिलते हैं, जैसे मैं बात करूं वशिष्ठ की और विश्वामित्र जी की, दोनों में बड़ी विशेषता थी। विश्वामित्र जी जो थे बड़े ही उदार प्रवृत्ति के थे, वशिष्ठ बड़ा ही रूढ़िवादी था। विश्वामित्र जी ने तो आपको पता है गायत्री मंत्र की रचना की थी, जो ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलता है। और गायत्री मंत्र की रचना के पीछे विश्वामित्र जी का उद्देश्य था कि लोगों को आर्य बनाया जाए, है ना, और आर्य का मतलब सुसंस्कृत व्यक्ति, श्रेष्ठ व्यक्ति, उत्तम व्यक्ति, है ना, उत्तम बनाया जाए, सभ्य बनाया जाए। इसलिए विश्वामित्र जी ने और किसकी रचना की, गायत्री मंत्र की रचना की, जो कि ऋग्वेद के 3रे मंडल में है, सूर्य देवता को समर्पित है। और इसके बारे में जो जानकारी है वो जब हम ऋग्वेद पढ़ेंगे
तब मैं पढ़ाऊंगा, जो कि इस टॉपिक के अंत में जाके जब हम ऋग्वैदिक काल के स्रोत पढ़ेंगे, जानकारी के साधन पढ़ेंगे, तब ऋग्वेद, चारों वेदों को पढ़ेंगे, ब्राह्मण, आरण्यक और इन ग्रंथों को पढ़ेंगे, उपनिषदों को, तब हम देखेंगे। मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा कुछ पुजारियों के, कुछ राजपुरोहितों के नाम मिलते हैं। कुछ राजपुरोहितों के नाम ऋग्वेद में मिलते हैं, ऋग्वेद में मिलते हैं, है ना। कुछ राजपुरोहितों के नाम ऋग्वेद में मिलते हैं। जैसे मैं बात करूं, दो के नाम प्रमुख रूप से मिलते हैं, दो के नाम मिलते हैं। एक तो हमें मिलता है विश्वामित्र जी, विश्वामित्र, और एक जो हमें मिलते हैं वो मिलते हैं वशिष्ठ जी, है ना, वशिष्ठ और विश्वामित्र जी। ठीक है, आपको पता होगा विश्वामित्र और वशिष्ठ, दासराग्य युद्ध का आपको पता ही होगा, है ना। तो इसमें देखो इन दोनों की क्या विशेषता थी। वशिष्ठ ये बड़े ही रूढ़िवादी थे, है ना। ये कैसे थे? रूढ़िवादी थे, रूढ़िवादी थे, है ना। जबकि ये बड़े उदार थे, उदार थे, और गायत्री मंत्र रचा, गायत्री मंत्र रचा, ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो, वो वाला ना। और गायत्री मंत्र रचा क्योंकि इस रचने के पीछे उद्देश्य था लोगों को आर्य बनाने हेतु, लोगों को आर्य बनाने हेतु, है ना, लोगों को आर्य बनाने हेतु गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र साहब ने की थी। ठीक है, जिसका जिक्र हमें ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलता है और सूर्य देवता को समर्पित है। ठीक है, तो ये था हमारे पुरोहित का मामला जो हमने यहाँ पे देख लिया। ठीक है, दूसरा जो रत्नी होता था वो हमारा होता था सेनानी, जो कि सेना का, जो कि सेना का प्रमुख होता था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा दूसरा जो है, यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगा सेनानी। ठीक है, सेनानी, सेनानी की क्या विशेषता थी? यह सेना का प्रमुख होता था, बस इतना ही है इसमें। यह सेना का प्रमुख अधिकारी होता था, यह सेना का प्रमुख अधिकारी, यह सेना का प्रमुख अधिकारी होता था। ठीक है, यह सेना का प्रमुख अधिकारी होता था। इसके अलावा एक और रत्नी मिलता है ग्रामणी। ग्रामणी की बात करूं, 3रे नंबर पे मैं लिखूं ग्रामणी। वैसे हम ग्रामणी के बारे में पिछली क्लास में ही पढ़ चुके हैं, लेकिन यहां पे भी मैं जिक्र कर देता हूं। ग्रामणी ग्राम का प्रमुख होता था, है ना, और नागरिक व सैनिक दोनों ही प्रकार की जिम्मेदारी इसकी थी ग्राम में। ये बात हम कल लिख चुके हैं, तो मैं रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि वही ग्रामणी है ये। लेकिन चलो, इसकी जो नियुक्ति होती थी ना विद्यार्थियों, ये निर्वाचित किया जाता था, गांव के लोगों के द्वारा इसका निर्वाचन होता था। ये बात हमने नहीं लिखी, मैं यहां पे लिखता हूं, गांव के लोगों द्वारा, गांव के लोगों द्वारा इसका निर्वाचन होता था, गांव के लोगों द्वारा इसका निर्वाचन होता था, एक बात। और ग्राम का प्रमुख ये होता ही था, ग्राम का प्रमुख अधिकारी होता था यह, है ना, ग्राम का प्रमुख अधिकारी होता था। और नागरिक व सैनिक दोनों प्रकार की जिम्मेदारी इस पर थी, है ना, नागरिक व सैनिक दोनों प्रकार की जिम्मेदारी इस पर थी। ठीक है, तो ये थे प्यारे विद्यार्थियों 3 जो प्रमुख अधिकारियों के नाम मिलते हैं जिन्हें रत्नी कहा जाता था, उनके नाम मिलते हैं।
ऋग्वेद में। इसके अलावा कुछ अन्य नाम भी मिलते हैं ऋग्वेद में, ठीक है। तो उन नामों को मैं यहां पे लिखना चाहूंगा, यहां पे जगह है, ठीक है। कुछ अन्य अधिकारियों के नाम भी मिलते हैं, तो मैं यहां पे थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूं, ऐसे बना देता हूं, ठीक है। इस प्रकार का हम कुछ बना लेते हैं। और ऋग्वेद में कुछ अन्य अधिकारियों के नाम मिलते हैं, ठीक है। मैं यहां पे लिखना चाहूंगा कुछ अन्य अधिकारी, कुछ अन्य अधिकारी, कुछ अन्य अधिकारी। कुछ अन्य अधिकारियों में हम बात करें तो पहले साथियों एक आता है सूत का नाम मिलता है, सूत का, है ना। किसका? 1 नंबर पे मैं डाल दूं सूत। ये जो सूत होता था विद्यार्थियों, सूत, ये जो रथ सेना होती थी, रथ सेना उसका नायक होता था, है ना। क्या होता था? रथ सेना का नायक, रथ सेना का नायक होता था ये ना। सूत क्या होता था? रथ सेना का नायक होता था। और जब राजा रथ पर होकर युद्ध में जाता था, रथ पर सवार होकर युद्ध में जाता था, तब यह रथ को चलाने वाला भी होता था, है ना। रथ का मतलब सारथी जिसको बोलते हैं, रथ चलाने वाला भी होता था। कब? जब राजा, पहली चीज देखो, राजा का कोई करीबी व्यक्ति इस पद पे पहुंच गया तो फिर राजा उसको अपने पास बुला लेता था। राजा का कोई करीबी व्यक्ति होता है तो, ना, जैसे वर्तमान में कोई आईएएस बन जाए कोई व्यक्ति और वो प्रधानमंत्री का निजी जानकार हो या प्रधानमंत्री के संपर्क में हो, तो फिर प्रधानमंत्री उसको अपने साथ जगह देता है। उसी प्रकार का मामला कुछ हम कह सकते हैं कि जब राजा का कोई करीबी व्यक्ति इस पद पे पहुंच जाए तो राजा फिर उसको क्या करता था? बुलाकर अपने रथ का सारथी बना देता था। तो इसको रथ चलाने वाला भी कहा गया है। सीधी सी बात है, रथ सेना का नायक है तो रथ चलाने वाला तो होगा ही होगा। तो फिर भी हम लिख देते हैं रथ चलाने वाला, रथ चलाने वाला, है ना, जिसको क्या कहते हैं हम? सारथी। सारथी किसका? राजा का सारथी, है ना, ठीक है। एक तो हो गया ये। एक रथकार का नाम मिलता है, रथकार, रथकार, है ना। दूसरे नंबर पे मैं यहां पे डालूं तो रथकार का नाम मिलता है। रथकार कौन होता था? रथकार होता था रथ बनाने वाला। ध्यान रखना, ये रथकार बनाने वाला है ना। रथकार है रथ बनाने वाला, रथ बनाने वाला, है ना। रथकार हो गया रथ बनाने वाला, ठीक है। इस प्रकार जो है करमार का नाम मिलता है, करमार, उद्योगों में काम करने वाला, है ना। क्या 3 नंबर पे करमार, करमार ये हो जाएगा उद्योगों में काम करने वाला। ब्लैक पेन से लिखना चाहूंगा, उद्योगों में काम करने वाला, उद्योगों में काम करने वाला, ठीक है। करमार हो गया, रथकार हो गया, सूत हो गया। इसके अलावा देखो हरिशंकर शर्मा और नीकी चतुर्वेदी जी की पुस्तक मैंने पढ़ी, रामचंद्र शर्मा जी को भी मैंने देखा, केसी श्रीवास्तव को भी देखा, आर्य की गाइड भी देखी, लेकिन हरिशंकर शर्मा और नीकी चतुर्वेदी जी की पुस्तक में 2 नाम मुझे कुछ अलग मिले। और वो नाम मिले जो उत्तर वैदिक काल में वो नाम देखने को मिलते हैं। 12 रत्निनों में उनको शामिल किया गया है। एक तो भागदुक और एक संग्रहिता, इन दोनों के नाम भी मिलते हैं यहाँ पे। जो कि आपको पता ही है, संग्रहिता तो कोषाध्यक्ष होता था और भागदुक जो होता था वो कर उगाने वाला अर्थ मंत्री होता था। लेकिन बड़ी समस्या यहाँ पे इन दोनों का नाम देने में के पीछे ये है कि हरिशंकर शर्मा और नीकी चतुर्वेदी जी ने पता नहीं कहाँ से वो कंटेंट उठाया है, क्योंकि इस काल में, ऋग्वैदिक काल में, अभी किसी प्रकार का टैक्सेशन नहीं था, कर लगाया ही नहीं जाता था। तो फिर कौन से कर को वो उगाते होंगे, ये एक प्रश्न है। और कौन से कोष का, कोष तो खैर राजा का रहा होगा, क्योंकि सेना जब वो रखता था तो कोष तो रहा होगा, सीधी सी बात है। तो कोषाध्यक्ष की बात तो यहाँ पे थोड़ी सी समझ में आती है कि कोष तो रहा होगा। वैसे बलि नामक एक कर का उल्लेख जरूर मिलता है, और उसमें जिक्र मिलता है कि ऋग्वेद से ऐसा स्पष्ट तो नहीं होता कि बलि नामक कर प्रजा से जो लिया जाता था वो अनिवार्य था या प्रजा अपनी इच्छा से राजा को देती थी। लेकिन अधिकांश विद्वान ये मानते हैं कि बलि नामक जो कर था वो
प्रजा राजा को अपनी इच्छा के अनुसार देती थी। बलि जो शब्द है उसका अर्थ होता है भोग, भेंट या चढ़ावा से होता है ना। बलि नामक जो कर होता था उसका अर्थ होता था भेंट या चढ़ावा, है ना। भेंट या चढ़ावा होता था, अर्थात देवताओं को जो चढ़ावा चढ़ाते हैं ना, वो उस अर्थ में लिया जाता था, देवताओं का चढ़ावा। बलि का अर्थ होता था देवताओं को चढ़ावा, तो वो जरूर लिया जाता था। और इसमें एक बात और मिलती है, जो जातियां पराजित हो जाती थी तो उन पराजित जातियों से तो अनिवार्य रूप से ये जरूर वसूला जाता था। तो संभव है कि भागदुक का काम उन पराजित जातियों से कर वसूलने का रहा होगा, है ना। तो मैं देखो यहाँ पे लिख जरूर देता हूं, लेकिन आप इसे ऑथेंटिक मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते, क्योंकि रामशरण शर्मा जी में नहीं लिखा, आर्य की गाइड में नहीं लिखा, केसी श्रीवास्तव में नहीं लिखा, और मैंने कालूराम सम्राट प्रकाश व्यास भी काफी दिन पहले पढ़ी थी, उसमें भी नहीं मिलता। संजीव पासबुक्स भी मैंने आज उठा के देखी, उसमें भी नहीं मिला। लेकिन हरिशंकर शर्मा और निकी चतुर्वेदी जी, जो कि दोनों प्रोफेसर रहे हैं, भूतपूर्व प्रोफेसर रहे हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में और कानोडिया यूनिवर्सिटी में रहे हैं, शायद राजस्थान यूनिवर्सिटी के हैं, वो लोग लिखते हैं, तो कुछ न कुछ स्रोत के माध्यम से लिखा होगा। ठीक है, जो भी रहा हो मैं यहाँ पे नोट डाल के लिखवा दूंगा। इसके अलावा देखो कुछ नाम और मिलते हैं हमें, जैसे एक वाचस्पति का नाम मिलता है, चौथे नंबर पे मैं लिखना चाहूंगा वाचस्पति। वाचस्पति जो होता था ये जत्थे का प्रमुख होता था, जत्थे का हेड होता था, और चारागाहों का भी अधिकारी होता था, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं जत्थे का प्रमुख, जत्थे का प्रमुख व चारागाह अधिकारी, चारागाहों का अधिकारी होता था, है ना। जत्थे का प्रमुख व चारागाहों का अधिकारी होता था वाचस्पति। इसके अलावा मैं बात करूं 5वें नंबर पे एक स्पस का नाम मिलता है। स्पस जो होता था ये एक गुप्तचर होता था, गुप्तचर होता था जो सूचनाएं पहुंचाता था, है ना। गुप्तचर कौन होता था? ये गुप्तचर होता था, या हम इसको लिख सकें जासूस, है ना। इसके अलावा वाचस्पति है, स्पस है ना, ये कुछ नाम मिलते हैं। ठीक है, तो विद्यार्थियों इसे जरूर आप विशेष रूप से ध्यान रखें। और इभ्य व उपस्थि के नाम भी मिलते हैं, जो कि व्यक्तिगत कर्मचारी होते थे, है ना। इभ्य व उपस्थि। छठे नंबर पे मैं लिखना चाहूंगा इभ्य व उपस्थि। इभ्य व उपस्थि ये कौन होते थे? व्यक्तिगत कर्मचारी होते थे, ये व्यक्तिगत कर्मचारी होते थे, है ना। व्यक्तिगत कर्मचारी होते थे, ठीक है, व्यक्तिगत कर्मचारी थे। ठीक है, अब मैं उन दोनों के नाम और लिख देता हूं। ठीक है, आप थोड़ा सा अपने स्तर पे भी शोध कर लेना उनको। संभवतः ये यहाँ पे रहे भी होंगे, क्योंकि राजा है तो कोष जरूर रहा होगा, और कोष रहा है तो उसका कोई न कोई मालिक अध्यक्ष जरूर रहा होगा उसकी संभाल के लिए, तो संग्रहिता जरूर रहा होगा। और चूंकि कर भी उगाया जा रहा है, जो पराजित जातियां थी उनसे अनिवार्य रूप से बलि नामक कर लिया जाता था, यह ऋग्वेद में मिलता है। लेकिन आम पब्लिक से लिया जाता था या पब्लिक इच्छा से देती थी, इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। तो अधिकांश लोग ये मानते हैं कि जनता जो है अपनी इच्छा से ही देती थी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दोनों पदों को और लिखना चाहूंगा। एक तो लिखना चाहूंगा भागदुक, भागदुक। ठीक है, भागदुक होता था ये कर एकत्र करने वाला होता था, कर एकत्र करने वाला अर्थ मंत्री था ये, है ना। कर एकत्र करने वाला अर्थ मंत्री, है ना, अर्थ मंत्री। और 8वें नंबर पे मैं एक और नाम लिखूंगा संग्रहिता। संग्रहिता, ये जो संग्रहिता था विद्यार्थियों, ये था कोषाध्यक्ष, है ना, कोष का अध्यक्ष था। तो ये था हमारे कोषाध्यक्ष,
अध्यक्ष। अब चूंकि कोष तो राजा है तो कोष तो सीधी सी बात है रहा होगा, है ना। देखो बलि नामक कर के बारे में क्या जानकारी मिलती है, मैं बताऊं आपको। बलि नामक जो कर था ये दो लोगों से वसूला जाता था, है ना। वसूला क्या, एक तो थी सामान्य जनता, एक तो थी स्वयं की जनता, है ना। सामान्य जनता, सामान्य जनता, सामान्य जनता से तो ये स्वैच्छिक माना जाता है ना। कैसा माना जाता है, स्वैच्छिक माना जाता है, ठीक है। सामान्य जनता से तो ये स्वैच्छिक था, जनता की इच्छा थी कि वो देना चाहे या न देना चाहे। लेकिन जो पराजित जातियां थी उनके लिए अनिवार्य था, है ना। पराजित जातियां, पराजित जातियां, पराजित जातियां जो थी उनसे ये अनिवार्य था, ध्यान रखना। अब अनिवार्य था तो संभव है कि ये जो भागदुक था उसका कार्य रहा हो इन पराजित जातियों से कर वसूलने का, इसलिए ये पद भी यहां पे रहा हो। और उस कर को इकट्ठा कहां किया जाएगा, उसके लिए कोई कोष बनाया गया होगा, उसका अध्यक्ष ये रहा होगा, ठीक है। बलि शब्द का अर्थ जो होता है वो मैं यहां पे लिखना चाहूंगा। बलि शब्द का अर्थ होता है भेंट या चढ़ावा, भेंट, भेंट या देवताओं का चढ़ावा, देवताओं का चढ़ावा, ये इसका अर्थ होता है, ठीक है। बलि का अर्थ भेंट या देवताओं का चढ़ावा, ठीक है। तो ये प्यारे विद्यार्थियों इसको आप अच्छे से उतारें, और मुझे लगता है आपने उतार लिया होगा, या स्क्रीनशॉट ले लें, पॉज करके उतार लें, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूं और हम आते हैं अगले बिंदु पर कि राजा के जो कुछ अधिकार भी होते थे, वैधानिक या न्यायिक अधिकार, इसके बारे में ऋग्वेद जो है वो स्पष्ट उल्लेख नहीं करता है कि राजा के कोई वैधानिक अधिकार भी होते थे या नहीं होते थे। लेकिन कुछ इस प्रकार की शब्दावली जरूर मिलती है विद्यार्थियों, जो राजा के वैधानिक अधिकारों की ओर कुछ संकेत करती है। जैसे सतदाई, है ना। सतदाई शब्द का अर्थ होता है कि 100 गायों का दंड जिसके ऊपर लगाया जाता हो, मृत्युदंड के स्थान पर। मृत्युदंड नहीं दिया जाता था, मृत्युदंड की जगह 100 गायों का दंड उस पर लगा दिया जाता था, आर्थिक दंड, है ना। वरदाई। इसके अलावा एक शब्द मिलता है वैरदाई। वैरदाई का अर्थ होता है कि वह धनी व्यापारी जो कंजूस होता हो और संबंध विच्छेद कर लेता हो, है ना। संबंध विच्छेद करने वाला एक कंजूस व्यापारी। इसके अलावा उग्र है, जो कि पुलिस होती थी उग्र, और एक जीवग्रब होता था जिसको अपराधी बोलते थे। तो ये जो शब्दावली मिलती है कहीं ना कहीं राजा के वैधानिक अधिकारों की ओर संकेत जरूर करती है ना। तो हम अगले स्लाइड पे जा रहा हूं, मैं इसको मिटा रहा हूं, आप इसको अच्छे से उतार लेना, ठीक है। और मैं इसको मिटाता हूं, फिर हम पढ़ेंगे आगे के अगला पॉइंट, ठीक है। तो विद्यार्थियों आपको मजा आ रहा होगा इतिहास पढ़ने में, क्योंकि इतना डिटेल से इतिहास आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, और एक एक शब्द की व्याख्या मैं यहाँ पे कर रहा हूं। कहां से वो शब्द आया, ऋग्वेद से आया, किस विद्वान ने कहा, सारे विद्वानों के नाम में यहाँ पे लगभग बिना रेफरेंस के कोई बात नहीं रखता, सारे चीजों को एकदम सिमेट के लाता हूं आपके पास। तो आपको मजा तो आ ही रहा होगा, चाहे किसी ने इतिहास अब से पहले पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, लेकिन उसको समझ में जरूर आ रहा होगा, ऐसा मुझे विश्वास है, और आशा भी है कि आप लोग सीरियस होकर पढ़ भी रहे होंगे, है ना। तो देखिए उसी सीरीज में हम आगे लिखेंगे, आप अपने रजिस्टर में आगे लिखना। मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा आगे कि राजा के क्या वैधानिक व न्यायिक अधिकार थे, वैधानिक व न्यायिक अधिकार थे, इसका ऋग्वेद में अभाव मिलता है, अभाव मिलता है। देखो अभाव का मतलब है, अभाव मिलता है का मतलब है कि ऋग्वेद में उल्लेख ही नहीं है ना। लेकिन ऋग्वेद में कुछ शब्दावली मिलती है, लेकिन ऋग्वेद में कुछ शब्दावली
शब्दावली मिलती है। जैसे क्या शब्दावली मिलती है उसकी हम बात करें तो इसमें जो शब्दावली मिलती है, सबसे पहले मैं बात करूंगा 1 नंबर पे सतदाई की। सतदाई कौन होता था? सतदाई जिस पर मृत्युदंड के बजाय 100 गायों का आर्थिक दंड डाला गया हो, है ना। मृत्युदंड के स्थान पर मैं यहां पे लिखूंगा मृत्यु दंड के स्थान पर, मृत्युदंड के स्थान पर 100 गायों का आर्थिक दंड देना, है ना। मृत्युदंड नहीं दिया जाता था और जो है 100 गायों का उस पर आर्थिक दंड लाद दिया जाता था, उसे बोलते थे सतदाई। ठीक है। ऐसे ही एक शब्द मिलता है वैरदाई। वैरदाई में एक जो है धनी व्यापारी होता था जो कि बड़ा ही कंजूस होता था और वो धन के चक्कर में संबंध विच्छेद भी कर लेता था, इस प्रकार का था ना। तो कुछ इस प्रकार की शब्दावली और मिलती है। 2 नंबर पे मैं डालूंगा वैरदाई। ठीक है। वैरदाई कौन होता था? कंजूस धनी व्यापारी, कंजूस धनी व्यापारी। मैं यहाँ पे पेन चेंज कर रहा हूं, थोड़ा फीका हो गया। कंजूस धनी व्यापारी जो संबंध विच्छेद कर लेता था, संबंध विच्छेद कर लेता था। ठीक है। मतलब इतना कंजूस था कि पैसे के चक्कर में रिश्ता टूट जाए, कोई दिक्कत नहीं, पैसा नहीं जाना चाहिए। एक होता था एक शब्द मिलता है उग्र। उग्र का मतलब उग्र जो है पुलिस के लिए आया है, पुलिस के लिए, है ना। उग्र किसके लिए आया है? पुलिस के लिए, पुलिस। ठीक है। इसी प्रकार एक शब्द मिलता है हमें 4थे नंबर पे मैं लिखना चाहूं तो जीवग्रब मिलता है। और जीवग्रब का मतलब होता है अपराधी के लिए आया ये ना। जीवग्रब है अपराधी, ठीक है, अपराधी के लिए आया है। तो इस प्रकार की कुछ शब्दावली जो है हमें मिलती है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि राजा के कुछ वैधानिक अधिकार रहे होंगे और वो अपने स्तर पे मृत्युदंड की जगह 100 गायों का आर्थिक दंड दे दिया। इस प्रकार से ना पुलिस भी रही होगी, जीवग्रब भी रहा होगा। तो ये सारी चीजें जो हैं राजा के कुछ अधिकारों की ओर संकेत करते हैं कि राजा के कुछ अधिकार रहे होंगे, लेकिन राजा के ऊपर नियंत्रण भी रखा जाता था, है ना। राजा पूर्ण रूप से जो है निरंकुश नहीं था, राजा के ऊपर सभा और समिति का नियंत्रण होता था, है ना। ये बात जरूर हम यहाँ पे लिखना चाहेंगे। हम यहाँ पे लिखना चाहेंगे कि राजा को कुछ अधिकार थे, मगर राजा निरंकुश नहीं था, मगर राजा निरंकुश नहीं था। उस पर सभा व समिति का नियंत्रण था, उस पर सभा व समिति का नियंत्रण था, है ना। उस पर सभा व समिति का नियंत्रण था। प्यारे विद्यार्थियों, में एक चीज बताऊं आपको, ऐत्रेय ब्राह्मण में यह उल्लेख मिलता है कि राज्य और साम्राज्य में क्या अंतर था, राजा और सम्राट में क्या अंतर था। इस प्रकार का अंतर हमें जरूर देखने को मिलता है। किसमें? ऐत्रेय ब्राह्मण में। वैसे वो उत्तर वैदिक काल का मामला है, इस काल का मामला नहीं है ना। उत्तर वैदिक काल में जाके और राजा जो है सम्राट बन गया था, राज्य जो है साम्राज्य में बदल गया था।
साम्राज्य क्या होता है, कई राजाओं के ऊपर जो राज करता है वो सम्राट होता है, और कई राज्यों को मिलाकर साम्राज्य बनता है, तो साम्राज्य विशाल होता है। साम्राज्य के ऊपर जो शासन करता है वो सम्राट होता है, जिसको हम चक्रवर्ती सम्राट बोलते हैं, कि राजाओं के ऊपर जो राज करता है ना वो होता है चक्रवर्ती सम्राट। भूप चकई वही कौशल राउ, है ना। तो ये रामायण का श्लोक है, उसमें जो अयोध्या थी, अयोध्या का जो राज था वो एकदम चक्रवर्ती राज था, है ना। तो ये था प्यारे विद्यार्थियों, हमने देखा राजतंत्र व्यवस्था, राज व्यवस्था के पक्ष में कुछ बातें थी कि राजतंत्र व्यवस्था वहां पे प्रचलन में रही होगी, उसके बारे में ये बातें थी। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो है गणतंत्रात्मक व्यवस्था रही होगी, उसके पक्ष में भी जो है एक प्रसिद्ध विद्वान हुए हैं जेपी शर्मा जी। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी एंशियंट इंडियन रिपब्लिक नाम से एक पुस्तक लिखी जेपी शर्मा ने। एंशियंट इंडियन रिपब्लिक पुस्तक लिखी, उसमें उसने यह बताया कि ऋग्वैदिक काल में और गणतंत्रात्मक व्यवस्था रही होगी, और उसके पक्ष में उसने 2-3 तर्क दिए। देखिए क्या तर्क दिए। पहला तर्क तो यह दिया कि ऋग्वेद में गण शब्द का उल्लेख 46 बार हुआ है, और दूसरा तर्क यह दिया कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में गणतंत्रात्मक समिति का उल्लेख हुआ है। ये 2 तर्क दिए, और जो गण होता था उसका मुखिया गणपति या ज्येष्ठक होता था। इस प्रकार की बातें हमें ऋग्वेद में मिलती हैं। इस आधार पे इन्होंने, जेपी शर्मा ने ये कहा था कि यहाँ पे गणतंत्रात्मक व्यवस्था रही होगी, है ना। तो आइए हम लिखते हैं इस बात को, फिर हम आगे की बात करेंगे। मैं यहीं पे लिख देता हूँ, आ जाएगा, शायद आ ही जाएगा, ठीक है। चलो कोशिश करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। दूसरा मत क्या है गणतंत्रात्मक व्यवस्था का ना, गणतंत्रात्मक व्यवस्था, गणतंत्रात्मक व्यवस्था रही होगी, ऐसा कौन कहते हैं। ऐसा कहने वाले, ये मत देने वाले थे, एक तो जेपी शर्मा थे, है ना। जेपी शर्मा थे, कौन थे, जेपी शर्मा जी थे, है ना। जेपी शर्मा जी ने यह बात रखी, यह मत रखा कि यहाँ पे गणतंत्रात्मक व्यवस्था रही होगी, ठीक है। गणतंत्रात्मक व्यवस्था रही होगी, और यह सिद्धांत इन्होंने किस पुस्तक में दिया, अपनी पुस्तक कौन सी है, जेपी शर्मा की पुस्तक है एंशिएंट इंडियन रिपब्लिक, एंशिएंट इंडियन रिपब्लिक, ये पुस्तक लिखी जेपी शर्मा ने, और इस पुस्तक में ये मत दिया था कि यहाँ पे राजतंत्रात्मक व्यवस्था रही होगी। अब इसके पक्ष में क्या तर्क दिए, देखो पक्ष में तर्क, मैं यहाँ पे लिखना चाहूं, पक्ष में तर्क, पक्ष में तर्क क्या दिए। तो पहला तर्क तो इन्होंने ये दिया, पहला तर्क तो ये दिया कि ऋग्वेद में 46 बार गण शब्द का आना, गण शब्द का आना, एक बात 46 बार गण शब्द का आना। और दूसरी बात ये थी कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ऋग्वेद में कुल 10 ही मंडल है ना, तो 10वें मंडल में गणतंत्रात्मक समिति का उल्लेख होना, गणतंत्रात्मक समिति का उल्लेख होना, है ना, गणतंत्रात्मक समिति का उल्लेख होना। इस प्रकार की बातें मिलती हैं। तीसरी बात मैं लिख दूं, जो गण होता था, गण का प्रमुख गणपति या ज्येष्ठक कहलाता था, ठीक है। गण का प्रमुख गणपति या ज्येष्ठक कहलाता था, गण का प्रमुख गणपति या ज्येष्ठक कहलाता था, ठीक है। तो ये 3 तर्क देते हैं वो हमारे जेपी शर्मा साहब अपनी पुस्तक एंशिएंट इंडियन रिपब्लिक में।
और इस आधार पे वो सिद्ध करना चाहते हैं कि ऋग्वैदिक काल की जो राज व्यवस्था थी वो राजतंत्रात्मक न होकर गणतंत्रात्मक रही होगी। अब देखो, हमने दोनों तर्क देखे, दोनों तर्कों में हमें ज्यादा मजबूत नजर आता है राजतंत्रात्मक वाला। जैसा कि हमने अभी पढ़ाई था, इतनी सारी मैटर मिलता है, यहाँ पे केवल 2 बातें मिलती हैं, लेकिन मिलती तो यहां भी हैं। तो हम न तो इसको बुला सकते न उसको बुला सकते। तो फिर इसके आधार पे जो हमारे विद्वानों ने यह निष्कर्ष निकाला कि संभव है कि यहाँ पर जितने बहुत सारे जन तो थे ही, जैसे ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है लगभग 30 जन थे, है ना। तो 30 जनों में अधिकांश जनों में व्यवस्था रही होगी राजतंत्रात्मक, और कुछ जन ऐसे थे जिसमें व्यवस्था रही होगी गणतंत्रात्मक, है ना। ये निष्कर्ष के रूप में हमारे विद्वान मानते हैं, है ना। तो मैं इस बात को यहां पे लिखना चाहूंगा, यहां पे निष्कर्ष के रूप में लिखना चाहूंगा। निष्कर्ष के रूप में क्या लिख सकते हैं कि अधिकांश जनों में अधिकांश जनों में राजतंत्रात्मक व कुछ जनों में गणतंत्रात्मक व्यवस्था रही होगी। गणतंत्रात्मक व्यवस्था रही होगी, ठीक है। तो ये बात थी हमारी राज व्यवस्था पढ़ी ऋग्वैदिक काल की। आप इसका स्क्रीनशॉट लें या इसको उतार लें, पॉज करके आप लिख लें, ठीक है। मैं इसको मिटाता हूं। तो प्यारे साथियों, ये व्यवस्था थी, और अब हम इस क्लास को यहीं खत्म करते हैं। क्लास का समय हो गया है, और इससे आगे का मामला जो था कि आखिर ये जो व्यवस्था थी, इसका जो राजा वगैरह होते थे, इनके ऊपर कौन नियंत्रण रखता था, तो हम सभा, समिति, विदत, इनके बारे में अगली क्लास में पढ़ेंगे। काफी महत्वपूर्ण होगी अगली क्लास भी। और प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूं आपको मजा आ रहा होगा, दिलचस्पी के साथ आप पढ़ रहे होंगे, और आप जो है अच्छे से नोट्स बना रहे होंगे। और मैं बता दूं विद्यार्थियों, हमारा जो है कंप्लीट पाठ्यक्रम मैं यहाँ पे करवाऊंगा स्कूल व्याख्याता का, ठीक है। तो आप बिल्कुल प्रॉपर बने रहें, निश्चिंत होके पढ़ें, कंप्लीट पाठ्यक्रम करवाऊंगा। और जो दूसरी वाली क्लास चल रही है राजस्थान इतिहास वाली, उसको भी आप जरूर देखें और उसके बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाते चले जाएं। पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, पुस्तक आप तब पढ़ना तब आपको ये मैटर पूरा याद हो जाए। एक ही बात कहूंगा, इसके साथ आप एक काम जरूर करना, आप पिछले साल के जो पेपरों की जो पुस्तकें आती है, कई सारी पुस्तकें आती हैं, यूथ की आती है, और पप्पू सिंह प्रजापति की भी आती है, अरिहंत की भी आती है ना, एस के पांडे की भी आती है। तो कोई एक पुस्तक लाके और आप उनसे, जैसे हमारा पाषाण काल हो गया, तो पाषाण काल के जो जितने भी पेपर हैं पिछले साल के, उनको आप भेजो सॉल्यूशन करो। जितना उनको सॉल्यूशन करोगे उतना ही आप है जो सफलता के करीब चलते जाओगे, ठीक है। ये टॉपिक पढ़ो, यहाँ से जो मैंने पढ़ा दिया पहले वो टॉपिक पढ़ो। जैसे पाषाण काल मैंने पढ़ाया, तो पाषाण काल पूरा पढ़ो, पहले अच्छे से पढ़ लो, 2 बार पाषाण काल पढ़ के, और फिर आप पाषाण काल के जितने भी पेपर हैं पिछले साल के, उनको सॉल्यूशन कर दो, उनकी व्याख्या पढ़ दो। फिर आप सिंधु घाटी सभ्यता पे आ जाओ, फिर उसको 2 बार पढ़ो टॉपिक को जो मैंने लिखवाया है, फिर आप पिछले साल के पेपर हल करो, फिर आप इस पे आ जाना, फिर पेपर हल करना। इस प्रकार से आप चलते रहो, तो ये एकदम बेहतरीन रणनीति है। इस प्रकार आप कम से कम एक बार पूरे पाठ्यक्रम को निकाल दो इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद आप फिर है जो नई टेस्ट सीरीज जो है, नए जो प्रश्न बनाए जाते हैं, वो वाली टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना, और फिर आप टेस्ट देना, तो आपका स्कोर जो है अन्य लोगों से कई गुना बेहतर होगा, मतलब काफी अच्छा स्कोर होगा, ये मुझे विश्वास है। और आपको भी हो जाएगा जब आप इस रणनीति को फॉलो करोगे, ठीक है विद्यार्थियों। तो बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।